हेलो एवरीवन, मैं महराज खान स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एलुरिंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 और 63 हमने कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड्स हमारा चल रहा है, ये शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। और ये कौन सा पेपर है? 2020 का पेपर है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। बीएड का पेपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। जजिंग द वर्थ ऑफ ऑल एजुकेशनल आउटकम्स ब्रॉट अबाउट एज ए रिजल्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आपको बताना है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें जजिंग द वर्थ ऑफ ऑल एजुकेशनल आउटकम्स ब्रॉट अबाउट एज ए रिजल्ट क्या है। इसमें मेजरमेंट होगा, टेस्टिंग होगा, असेसमेंट होगा या इवेलुएशन होगा। तो इसका राइट आंसर है इवेलुएशन, ठीक है। हमने पढ़ाया, फिर उसको हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे, कितना सीखा कितना नहीं सीखा। पता चला कि हम पढ़ाए जा रहे हैं, इवेलुएट हमने किया ही नहीं, और जब नहीं किया तो हमें पता भी नहीं चला कि हमारी टीचिंग इफेक्टिव हुई है कि नहीं हुई है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 65। क्लासरूम इंट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन शुड जनरेट। जो क्लासरूम का इंट्रैक्शन होता है और कम्युनिकेशन होता है वो किसको जनरेट करता है? ऑप्शन नंबर है इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी आइडियाज़, या ऑप्शन सी आर्ग्यूमेंट्स, या ऑप्शन डी प्रॉब्लम्स। देखिए कोई भी इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा क्लासरूम का, तो हम मान के चलेंगे कि प्रॉब्लम्स तो जनरेट वो नहीं करेगा, आर्ग्यूमेंट्स भी वो जनरेट नहीं करेगा। कोई पॉलिटिकल बहस नहीं है कि इसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। और क्लासरूम की बात हो रही है तो ऑप्शन इसमें दो बचे, एक इन्फॉर्मेशन और एक आइडियाज़। इसमें बेस्ट है आइडियाज़। यहाँ पर हो रहा है कम्युनिकेशन की भी बात, और जब कम्युनिकेशन होता है, दो पूरे क्लासरूम की बात हो रही है, तो देखिए सबका डिफरेंट डिफरेंट लेवल होता है थिंकिंग का, और माइंड जो होता है उसका लेवल भी अलग अलग होता है। तो जाहिर सी बात है कि कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, इससे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ निकल के आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, क्लासरूम इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन शुड जनरेट आइडियाज़। क्वेश्चन नंबर 66। वर्बल गाइडेंस इज लेस इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ। वर्बल गाइडेंस, वर्बल गाइडेंस मतलब आप किसी को वर्बली तौर पे आपको बोल रहे हैं, मतलब आप खुद मतलब ऐसे ही बात गाइडेंस जो दे रहे हैं वो बोल कर दे रहे हैं। तो इस ये लेस इफेक्टिव कहाँ होगा? स्किल्स में होगा, रिलेशनशिप में होगा, एप्टीट्यूड्स में होगा, या फिर एटीट्यूड्स में होगा। आपको बताना है लेस इफेक्टिव कहाँ होगा। तो देखिए रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में तो ये ठीक होगा, आपने बोला रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, चलिए ठीक है, हो गया। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड में ऐसा एप्टीट्यूड ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, ये आपने बोल दिया, दो चार बातें बता दी। तो ये सोचना कोई भी जो जिसको बता रहे हैं वो अपने आप मतलब अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है। लेकिन आ जाती है बात स्किल्स की। स्किल्स क्या होती हैं? स्किल्स में क्या होता है कि बार बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें आती हैं। अगर मान लो किसी बच्चे को बाइक सीखनी है तो आप उसको बोलें कि नहीं बाइक सीख लोगे, उसमें बस की लगाना है, आपको हैंडल पकड़ना है और स्टार्ट करना है और बस ऐसे ऐसे करना है, तो क्या बच्चे को बाइक चलाना आ गया? नहीं ना। जब तक वो बच्चा बाइक पर नहीं बैठेगा, खुद से वो नहीं चलाएगा, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेगा, जब तक उसमें ये स्किल्स नहीं आएगी कि वो बाइक चलाना सीख गया है। वैसे ही बच्चे को स्टार्टिंग में जब पेन पकड़ना सिखाते हैं तो वो बार बार पेन जो है, ऐसा नहीं है कि पेन दिखा दिया उसको, क्लास में पेंसिल दिखा दी कि ये पेंसिल है, इसको ऐसा पकड़ते हैं और ऐसे चला लेते हैं, तो बच्चे से चलानी आ गई, आपने बोल दिया और चलानी आ गई, ऐसा नहीं होता। बच्चे को पकड़ के उसका हाथ पकड़ के लिखा सिखाना पड़ता है, तब उसको आता है पेंसिल चलाना। तो यही होती है स्किल्स, और स्किल्स आती है प्रैक्टिस से। तो वर्बल गाइडेंस इसमें लेस इफेक्टिव होगी। और प्रैक्टिस कैसे होगा? जब वो प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, जब वो खुद से करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इफ अ फ्यू स्टूडेंट्स इन क्लास आर वीक। अगर कुछ स्टूडेंट हैं जो कि क्लास में वीक हैं, द टीचर शुड, तब टीचर को क्या करना चाहिए? मतलब आप एक टीचर हैं, आपकी क्लास में फ्यू स्टूडेंट, पूरी क्लास की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे वर्ड को पकड़ना चाहिए क्योंकि यही आंसर छुपा हुआ होता है। फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में जो कि क्या है, कमज़ोर हैं, वीक हैं, तब आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर है इग्नोर वीक स्टूडेंट, वीक स्टूडेंट को इग्नोर कर देंगे कि भाई अब बस कर लो जो करना है। ऑप्शन बी
फोकस ऑन ब्राइट स्टूडेंट्स ओनली, फोकस करेंगे सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट पे, या फिर फोकस ऑन वीक स्टूडेंट ओनली, या फिर फोकस करेंगे सिर्फ वीक स्टूडेंट पे, या ऑप्शन डी फोकस ऑन एंटायर क्लास विद एक्स्ट्रा गाइडेंस टू वीक स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन को 1 मिनट में आप हटा सकते हैं इसको, 1 सेकंड में, 1 मिनट तो बहुत हो गया। इग्नोर वीक स्टूडेंट, इग्नोर जो होता है वो निगेटिव वर्ड्स होता है, हटा दीजिए इसको। फोकस ऑन ब्राइट स्टूडेंट्स ओनली, ओनली वर्ड्स निगेटिव होता है, हटा दीजिए। फोकस ऑन वीक स्टूडेंट ओनली, ओनली क्या होता है, निगेटिव वर्ड्स, हटा दीजिए। और ये आपका सीटेट में भी हेल्प करेगा, उसमें भी ओनली ओनली करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हटा दिया करो उसको, ठीक है। क्या बचा, सिंपल ऑप्शन नंबर डी, फोकस ऑन एंटायर क्लास विद एक्स्ट्रा गाइडेंस टू वीक स्टूडेंट। फोकस करेंगे हम पूरी क्लास पे, पूरे बच्चों को हमें पढ़ाना है, लेकिन जो वीक है उनको हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा गाइडेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर और एक तरह से और भी सोच सकते थे, ये तो निगेटिव वर्ड्स आ गए जो हमने हटा दिया। अगर यहाँ पर ओनली नहीं आता तब आपको क्या करना था, तब आपको ऐसे कि फोकस ऑन ब्राइट स्टूडेंट, फोकस करना है हमें ब्राइट स्टूडेंट पे। अच्छा अगर आप ब्राइट स्टूडेंट पर फोकस करेंगे तो वीक स्टूडेंट जो ऑलरेडी वीक है उनका क्या होगा, वो तो फिर से और वीक हो जाएंगे और पीछे चले जाएंगे। अगर मान लो कि ऑप्शन सी पे आते हैं फोकस ऑन वीक स्टूडेंट, हमें फोकस करना है सिर्फ वीक स्टूडेंट पे। अच्छा वीक स्टूडेंट पे ही फोकस करते रहेंगे, फिर ब्राइट स्टूडेंट का क्या होगा, वो तो भाग जाएंगे आपकी क्लास से कि हमारे मतलब की क्लास नहीं चल रही है, वही घिसी पिटी सर बातें बताते रहते हैं, क्योंकि वीक स्टूडेंट को बार बार चीज़ें रिपीट करनी पड़ती है, ठीक है। और वो ब्राइट स्टूडेंट जो होता है वो 1-2 बार में समझ लेता है, तो वहाँ से जो होगा आपसे क्या होगा, वो नाराज़ हो जाएगा जो ब्राइट स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ पर आपको एंटायर क्लास पे फोकस करना है, लेकिन जो वीक हैं उनको आप एक्स्ट्रा गाइडेंस दे सकते हैं। क्लियर, ऐसे भी आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट पोसेस्ड हाईएस्ट रिलायबिलिटी। इनमें ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि दिखाता है हाईएस्ट रिलायबिलिटी को। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट है, ओरल टेस्ट है, या फिर बिहेवियरल टेस्ट है। देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट ये है कि यही जो हम पेपर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। इसमें अगर मान लो किसी बच्चे ने 50 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं तो उसका 50 ही क्वेश्चन करेक्ट हैं, 50 ही मार्क्स उसके आने वाले हैं। अगर किसी बच्चे ने 70 किए हैं तो उसके 70 करेक्ट हैं। अगर मान लो निगेटिव मार्किंग को मैं हटा के बात कर रही हूँ, अगर किसी ने 70 किया है तो उसके 70 ही आएंगे। ऐसा नहीं है किसी टीचर के मोड पे काम किया और उसने 65 कर दिया, नहीं। और अगर किसी बच्चे का 50 है तो 50 ही आएंगे। अगर मान लो ये होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। अब चलिए सब्जेक्टिव पे बात कर लें। सब्जेक्टिव पे होते हैं जैसे कि रिटन टेस्ट होते हैं, जैसे कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन दे दिए, शॉर्ट दे दिए। अब इसमें क्या होगा कि आपको इतना बता देता है कि 100 वर्ड्स में आपको लिखना है या फिर 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। इस पर क्या होगा, बच्चे देखिए सबका लेवल अलग अलग होता है, तो सब अपना जो है आंसर भी अलग अलग लिखेंगे। वो बात अलग है कि किसी ने किसी का कॉपी कर लिया, लेकिन हम मान के चलें कि सबका लेवल अलग होता है और सबके आंसर भी अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, जो क्वेश्चन जो नंबर होंगे वो वेरी कर जाएंगे। वेरी क्यों कर जाएंगे, क्योंकि जो पेपर चेक करेगा उसके मूड पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे मूड पे बैठा हुआ है कॉपी चेक करने के लिए, और उसने कितने को कैसे मार्क्स दे दिए, ठीक है, उसके मूड पे काम करता है। तो सब्जेक्टिव हो गया कि अगर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है तो किसी में यहाँ पर 9 भी मिल जाते हैं, किसी को 7 और कोई 6 पे भी अटक जाता है आगे। क्लियर, चलिए ऑप्शन नंबर सी है ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट है वही वाइवा इंटरव्यू, तो ये भी डिपेंड करता है जो इंटरव्यू आपका ले रहा है, ये जो वाइवा ले रहा है उसका मूड कैसा है। ऐसा तो फिक्स नहीं है कि आपने इतनी लाइंस बोलनी है और इतनी लाइन बोलोगे तो इतने नंबर मिलेंगे, हम इतना दे देंगे, ऐसा बोलोगे तो इतने नंबर दे देंगे। हाँ 1-2 नंबर का फर्क रहता है कि किसी ने बहुत अच्छा बोल लिया तो उसको 1 नंबर ज़्यादा, किसी ने नहीं बोल पाया तो उसको कम हो गए। लेकिन ओरल टेस्ट भी डिपेंड करता है, जो आपका ओरल टेस्ट ले रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने मार्क्स देता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी है बिहेवियरल टेस्ट। बिहेवियरल टेस्ट होता है कि जब हम बच्चे का बिहेवियर चेक करते हैं, तो जिस दिन देखिए ये बच्चा बिहेवियरल टेस्ट में क्या होता है कि जिस दिन टेस्ट होता है बच्चों को जाहिर सी बात पता होता है कि आज ये टेस्ट चल रहा है, तो वो अच्छा बिहेव करेगा ताकि उसे अच्छे नंबर मिल जाए। वो बिहेव अच्छा करेगा कि ताकि उसको अच्छे नंबर मिल जाए, क्योंकि वो टेस्ट चल रहा है। लेकिन बाद में तो अपने फॉर्म में आना है, जो भी जैसा भी वो है। तो ये हमारे तीनों जो हैं सब्जेक्टिव, ओरल और बिहेवियरल, ये रिलायबिलिटी को नहीं दिखाते। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, मूड पे डिपेंड करता है। जबकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं ये किसी मूड पे या फिर सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करते, जितना जिस बच्चे ने स्कोर किया है उसके मार्क्स इतने ही आते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेटर फॉर मेजरिंग बोथ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल एट द सेम टाइम।
सेम टाइम है, एक ही टाइम में आपको क्या करना है, किसी बच्चे का मेजर करना है, क्या, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लेवल बोथ, ठीक है, दोनों को चेक करना है। तब इनमें से आप कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द कलर एंड यूज ऑफ कॉपर मेटल, आप ये वाला क्वेश्चन उससे पूछेंगे। ये ऑप्शन 2, ए मेटल एक्स इज रेडिश ब्राउन इन कलर, आइडेंटिफाई एक्स, व्हाई इज एक्स यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल एंड इलेक्ट्रिक वायर। देखिए मैंने एक वीडियो में आपको बताया होगा, हाँ शायद मुझे याद आ रहा है, मैंने बताया था एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन और एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, बताए थे। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का जो आंसर होता है फिक्स होता है, जो फैक्ट पे बात करता है। अगर बच्चों को पता होता है तो वो देता है, नहीं पता होता वो नहीं दे पाता, वो कुछ सोच नहीं पाता। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि हमारे जो देश के पीएम कौन है, अगर बच्चे को पता होगा वो आंसर कर देगा, जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लेफ्ट राइट नहीं सोच पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन और ये था ओपन एंडेड। ओपन एंडेड कौन से होते हैं, जिसमें बच्चे से ही पूछा जाए अच्छा हमारे पीएम की कोई 5 क्वालिटी बताइए, तो बच्चा सोचने को मजबूर हो जाएगा और हर बच्चे का आंसर अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, मैच नहीं करेगा किसी भी बच्चे का ऑप्शन, ठीक है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को सोचने पर मजबूर करे। तो हमें कौन सा देखना चाहिए, क्लोज एंडेड क्या है, निगेटिव वर्ड्स है, निगेटिव है होते हैं ये, और ओपन एंडेड क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन में हमें क्या देखना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन देखना है। ओपन एंडेड कौन सा होगा, व्हाट इज द कलर एंड यूज ऑफ कॉपर मेटल, क्या ये ओपन एंडेड है, नहीं, ये क्लोज एंडेड है। कैसे, व्हाट इज द कलर, कलर क्या होता है कॉपर मेटल का, जिस बच्चे को पता होगा वो देगा, इसका फिक्स आंसर है जो भी कलर होता है, ठीक है। और यूज क्या है, ये भी फिक्स है, तो इसका ये जो होगा हमारा नहीं होगा, क्योंकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। और ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, ए मेटल एक्स, कोई मेटल एक्स है, इज रेडिश ब्राउन, उसका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन है। तो अब बच्चा सोचेगा कि अच्छा ऐसा कौन कौन से मेटल हैं जो कि रेडिश ब्राउन में, यहाँ पर सोचने को मजबूर है बच्चा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई एक्स, एक्स को आइडेंटिफाई करिए, यहाँ पर भी वो सोचेगा, बिना सोचे उसका काम नहीं चलेगा। वाई इज एक्स यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिक वायर, उसका यूज क्यों होता है यूटेंसिल में और इलेक्ट्रिक वायर में, यहाँ पर बच्चा पूरे क्वेश्चन में सोचने को मजबूर है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, वाइल इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक इन द क्लास, जब कोई टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्लास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैगजिम्स ऑफ टीचिंग इज बेस्ट टू बी यूज्ड, तो इसमें से कौन सा मैगजिम्स आप यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर है फ्रॉम नोन टू अननोन, ऑप्शन बी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। देखिए जब हम कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्लास में, तब किस बात का ध्यान रखना होता है, हमें ध्यान रखना होता है कि हम ऐसा इंट्रोड्यूस करें टॉपिक को जो कि प्रीवियस नॉलेज से लिंक करता हो। मतलब हमें टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते टाइम ये ध्यान में रखना होता है कि हम उस टॉपिक को लिंक करें प्रीवियस नॉलेज से। जैसे मान लो कोई 4th क्लास का बच्चा है और आपको कोई टॉपिक उसमें इंट्रोड्यूस करना है, तब आपको चेक करना है कि उसने जो है मतलब आज आपकी क्लास चल रही है 4th क्लास में, 4th क्लास के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तब आपको ये देखना है कि आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, और उस टॉपिक से आज के टॉपिक को, उस नॉलेज जो उस क्लास की नॉलेज थी, उस नॉलेज से आज के टॉपिक को आपको रिलेट करना है, लिंक करना है। और अगर यहाँ पर एक बच्चा पूछे, क्योंकि ऑफलाइन में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अगर मैम ये बताएं कि टीचर की अगर पहली क्लास हो तब उसने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि उसकी हुई नहीं लास्ट क्लास, तब क्या करें। तब देखिए आप पहली क्लास ले रहे हैं तो आपका काम है कि उस क्लास के बच्चों का लेवल जानना, उनका लेवल क्या है, उनकी क्लास क्या है, जब ये जान जाएंगे उनका लेवल क्या है, उनकी क्लास क्या है, तब आप उसकी नॉलेज प्रीवियस नॉलेज से लिंक कर पाएंगे अपना टॉपिक। 4th क्लास का है तो आपको इतना तो पता होगा एज ए टीचर कि 3rd क्लास में क्या क्या पढ़ाया जाता है,
क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई होंगी, क्या इस बच्चे को नॉलेज होगी, उस बेस पर आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करिए। कहने का मतलब ये है कि आपने फ्रॉम नॉन टू अननोन जाना है। कैसे? नॉन जो वो प्रीवियस नॉलेज है जिसे वो जानता है, ठीक है, जो प्रीवियस नॉलेज है जिसको वो जानता है। अननोन जो आज का टॉपिक है जिसे वो नहीं जानता। तो हो गया, नॉन टू अननोन जाना है, प्रीवियस नॉलेज से आज के टॉपिक को क्या करना है, लिंक करना है। ठीक, क्लियर? ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 71, द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क फॉर ए टीचर इज टू। टीचर के सामने मोस्ट चैलेंजिंग टास्क क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, लर्निंग प्रोसेस को इंजॉयबल बनाना। या फिर बी, कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन पेपर्स फॉर एग्जाम्स। ऑप्शन सी, इवेलुएट आंसर शीट। ऑप्शन डी, मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। देखिए इसको तो आप हटा ही दें कि कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन पेपर्स फॉर एग्जाम, ये कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं है, ठीक है, बहुत सारे बन जाते हैं। ऑप्शन सी, इवेलुएट आंसर शीट, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी, मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, ये भी कोई मोस्ट चैलेंजिंग टास्क नहीं है टीचर के सामने कि डिसिप्लिन नहीं। अगर टीचर डांट दे एक दो बार तो खुद ही डिसिप्लिन में बच्चा आ जाता है, ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल, ये कैसे टास्क है टीचर के सामने? देखिए, जब क्लास में आप पढ़ाएंगे, एज ए टीचर जब आप पढ़ाएंगे तब आप देखेंगे कि आपके क्लास में कम से कम 3 से 4 लेवल के बच्चे बैठे हुए हैं। एवरेज, एबव एवरेज, बिलो एवरेज, और इससे भी बिलो एवरेज, और इससे भी एबव एवरेज, कम से कम ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने ऐसा किया कि जो एवरेज से नीचे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ाया, मतलब उनके अकॉर्डिंग स्लो स्लो आपने पढ़ाया, तो ये जो एबव एवरेज हैं ये आपसे क्या हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, और ये क्या बोलेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग, मतलब हमारी सब समझ में आ चुका है और आप बार बार चीज़ों को रिपीट क्यों कर रहे हैं। और जबकि अगर आपने इनके जो अबव एवरेज हैं इनके अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ाया तो जो बिलो एवरेज हैं ये आपसे गुस्सा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको समझ में आएगा ही नहीं, आप जो है फास्ट फास्ट पढ़ा रहे हैं, इनको स्लो लर्निंग करानी है। तो ये जो है प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मोस्ट चैलेंजिंग टास्क होता है टीचर के सामने, कि वो ऐसा क्या करे, ऐसा कैसे पढ़ाए जो ओवरऑल क्लास क्या हो जाए उसमें इन्वॉल्व हो जाए और अच्छे से पढ़ ले, इंजॉय करके पढ़े। ठीक, कुछ बच्चे सीरियस होकर पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे एकदम खेल खेल में पढ़ना पसंद करते हैं। अब टीचर के सामने तो यही कि भी इंजॉय करके पढ़ाए या फिर सीरियस होकर पढ़ाए, ठीक है। तो ये टीचर को चाहिए कि वो बैलेंस बनाकर चले, ठीक, बैलेंस बनाकर चले। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने इससे पहले वीडियो में शायद 19 के पेपर में, ये 1920 का पेपर जो कराया था शायद उसमें था ये क्वेश्चन। Question number 72. The correct and the best way to introduce a new topic to the students is by. आप क्या कर रहे हैं, करेक्ट वे कौन सा है इंट्रोड्यूस करने का न्यू टॉपिक टू द स्टूडेंट इन। चलिए ऑप्शन नंबर ए, रीडिंग अलाउड फ्रॉम टेक्स्ट बुक, क्या करना है आपको, टेक्स्ट बुक से बोल देना है कि ये टॉपिक है। ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग द टॉपिक इन द सेंटर ब्लैक बोर्ड विद कलरफुल चाक लेंगे और उसके क्या करेंगे कि ब्लैक बोर्ड के सेंटर पे लिख देंगे। ऑप्शन नंबर सी, आस्किंग द स्टूडेंट टू रीड अलाउड, स्टूडेंट से बोलेंगे कि इसको आप पढ़ लो। या ऑप्शन डी, रिलेटिंग टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, देखिए अभी मैंने बोला सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका आपको प्रीवियस नॉलेज से उसको लिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 73, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एम्स ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा एम्स नहीं है टीचिंग का। ऑप्शन नंबर ए, टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाना। ऑप्शन बी, इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट, लर्निंग स्किल्स जो है उनको इम्प्रूव करना। या ऑप्शन सी, टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, शेप करना बिहेवियर को। या फिर ऑप्शन डी, टू मेक स्टूडेंट्स रेडी फॉर द जॉब मार्केट, आपको क्या करना था यहाँ पर, नोट करना था, जो कि यही होगा ऑप्शन नंबर डी। हम जॉब मार्केट के लिए हम बच्चों को रेडी नहीं कर सकते, हम जो टीचिंग का एम है वो है ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट।
और जब ओवरऑल डेवलपमेंट स्टूडेंट का होगा तो वो अपने आप को सोसाइटी में इस्टेब्लिश अच्छे से कर पाएगा और वो अपनी जो है एक रोजगार मुहैया अपने आप को वो करा सकता है। क्लियर? तो ऑप्शन ये जॉब मार्केट वैसे भी एक निगेटिव वर्ड से हटा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड्स ट्यूशन? ट्यूशन के प्रति जो टीचर का है वह कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, ही शुड नॉट डू, वह ऐसा नहीं करे। ऑप्शन बी, ही शुड ऑलवेज डू, वो हमेशा ऐसा कर सकता है। ऑप्शन सी, ही शुड सी दैट ही डज नॉट हार्म द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल, उसको देखना चाहिए कि इससे उसके जो स्कूल हैं उसके जो नियम कानून सिद्धांत हैं वो उनको कोई चोट तो नहीं पहुंच रही है। या ऑप्शन डी, टू स्पेंड टाइम टू शुड डू, टाइम है तो वो स्पेंड कर सकता है इस चीज़ में। देखिए ऑप्शन डी नहीं होगा, टू स्पेंड टाइम ही शुड डू। अगर उसके पास टाइम है तो वो स्कूल में दे, ठीक है, स्कूल में ही बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ाए जो उन्हें ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। ऑप्शन डी एलिमिनेट हुआ। ही शुड नॉट डू, वो ऐसा नहीं करे। या ऑप्शन बी, ही शुड ऑलवेज डू, उसको हमेशा ऐसा करना चाहिए, नहीं, ट्यूशन को उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, ही शुड सी दैट ही डज नॉट हार्म द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल। इसमें कुछ बच्चे क्या कर आए थे, ऑप्शन नंबर ए कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें वो ये देखना भूल गए कि प्रिंसिपल्स है या फिर प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल होता है ना, हेड टीचर ऑफ स्कूल, है ना, तो प्रिंसिपल्स उन्होंने नहीं देखा, इसकी जगह उन्हें लगा प्रिंसिपल है, तो वो यहाँ पर गलत कर दिया था। लेकिन आपको ध्यान देना है कि एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। तो प्रिंसिपल्स होते हैं सिद्धांत, नियम, कानून, उनको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए उसके ऐसा करने से, उसको ही इसका ध्यान रखना है। और ट्यूशन वैसे भी एक निगेटिव वर्ड्स है जो कि एक अच्छी टीचिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं माना जाता, बच्चों को स्कूल में ही सिखाया जाए। क्वेश्चन नंबर 75, द मेन पर्पज ऑफ गिविंग पनिशमेंट टू स्टूडेंट इन द क्लास इज टू। मेन पर्पज क्या होगा पनिशमेंट देने का स्टूडेंट को? तो ऑप्शन नंबर ए, रिफॉर्म द ऑफेंडर। ऑप्शन बी, पास ए मैसेज टू अदर स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी, शोज डोमिनेंस ऑफ द टीचर। ऑप्शन डी, रिटेलिएट ऑफ द रॉन्ग। अच्छा, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है। देखिए मेरे नोट्स रेडी हो चुके हैं करंट एजुकेशनल अफेयर्स पे, ठीक है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स पे, और इसके कंप्लीट नोट्स होंगे। अभी ये 3 पार्ट में मुझे निकालने हैं, तो एक पार्ट इसका जो है कंप्लीट हो चुका है, ये वाला पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें ऑलमोस्ट 25 से प्लस इसमें टॉपिक हैं। यूजीसी, एनसीईआरटी, ये जितनी भी एजुकेशनल बॉडी हैं टोटल इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। और इसके साथ साथ इनमें प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं जो अब तक पूछे गए हैं इन सारे टॉपिक से, वो इनमें ऐड मैंने कर दिए हैं, बीएड और एमएड दोनों के ही। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़रूरी होगा, आपको पढ़ना चाहिए। तो ये नोट्स मैं जल्दी ही इनको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, तो आप इन नोट्स को देख लीजिएगा, ठीक है। जल्दी मेरी इन पर एक वीडियो आने वाली है। चलिए हम देख रहे थे क्वेश्चन, द मेन पर्पज ऑफ गिविंग पनिशमेंट टू स्टूडेंट इन द क्लास इज टू, क्या होना चाहिए? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए, रिफॉर्म द ऑफेंडर। ऑप्शन बी, पास ए मैसेज टू अदर स्टूडेंट। या ऑप्शन सी, शो डोमिनेंस ऑफ द टीचर। या ऑप्शन डी, रिटेलिएट फॉर द रॉन्ग। देखिए डोमिनेंस दिखाने के लिए आप किसी को पनिशमेंट करेंगे कि हम टीचर हैं हमारा डोमिनेंस होना चाहिए, ये नहीं, ठीक है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी, पास ए मैसेज टू अदर स्टूडेंट, आप इसलिए पनिशमेंट कर रहे हैं कि दूसरों को आप मैसेज देना चाहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, किसी को दिखाना नहीं है। ऑप्शन डी, रिटेलिएट फॉर द रॉन्ग, उसने गलत किया तो आपने क्या किया, आपने भी गलत किया, आपने बदले की भावना से काम किया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, रिफॉर्म द ऑफेंडर, मतलब जिसने गलत किया है आप उसको उसमें सुधार चाहते हैं, इसलिए आपने उसको पनिश किया। क्लियर? तो हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई है टीचिंग एप्टीट्यूड की, और इससे 76 से जो 100 क्वेश्चन हैं तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सारी वीडियो को देखिएगा, अगर किसी ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।